सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पाठ को शुरू करने से पहले आप कुछ पुरानी बातों को याद कर लें। 9वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग तत्व। तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं उदाहरण, ये कुछ तत्व हैं आपके सामने। तो तत्वों को हम लोग धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित कर सकते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लें हम लोग कि धातुओं के क्या गुण हैं। तो ये प्रायः चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की हो सकती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है, यानी इसको खींच के तार बनाया जा सकता है। ये आघात वर्ध होती है, यानी इसको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, यानी आप इस पे किसी चीज से प्रहार करेंगे तो इसकी प्रतिध्वनि भी आपको सुनाई देगी। तो अभी आप लोगों ने देखा इसमें से सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा, ये कुछ धातु के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अधातुओं के क्या गुण हैं। तो अधातु को देखेंगे हम तो ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। तो इन उदाहरणों में से देखेंगे हम हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि जो उदाहरण हैं, ये अधातु के अंतर्गत आते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये सारे तत्व हैं, और तत्व जो है वो मूल रूप से एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। कोई दूसरा परमाणु उसमें नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। अब हम लोग यौगिक की बात करते हैं। तो यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। इसमें इसके घटकों के गुण मौजूद नहीं होते हैं। जैसे जल जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसमें न तो हाइड्रोजन का गुण होता है और न ही ऑक्सीजन का, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा होती है। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। और सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं नमक जो हम लोग खाते हैं, तो इसमें भी सोडियम और क्लोरीन के गुण नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिश्रण। तो मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व भी हो सकते हैं, वो यौगिक भी हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, और इसमें इसके घटकों के गुण मौजूद होते हैं। जैसे हवा है वायुमंडल में, ये भी एक मिश्रण है, ये गैसों का मिश्रण है। बालू और लोहे के बुरादों को अगर मिला देते हम तो ये उनका मिश्रण होगा। और आप देखेंगे कि इसमें बालू का भी गुण है और लोहे का भी गुण है, इसलिए इसको अलग करना भी आसान हो जाता है। अगर आप इसमें मैग्नेट या चुंबक ले जाएं तो लोहे के कण अलग हो जाएंगे और बालू बच जाएगा। तो इस प्रकार से मिश्रण में हम देखते हैं कि इसमें जो घटक होते हैं उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, और घटकों के गुण भी उसमें मौजूद होते हैं। तो ये तो थे तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देखें ब्लैक बोर्ड पे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अभिकारक है, और हाइड्रोक्लोराइड जो है वो प्रतिफल है या प्रोडक्ट है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट वो खुद में प्रतिक्रिया करके
टूटता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक या रिएक्टेंट होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में बदलते हैं, फिर यही परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है, जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऐसा और कई सारे जो रिएक्शन होते हैं अभिक्रिया उसमें भी देखने को मिलता है। तो इसके बाद है दूसरा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कई सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तीसरा है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी होता है। इसके विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस जब हम डालते हैं तो इसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाने लगता है और ये फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चौथा है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे हम यदि कली चूना, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, कि उसके ऊपर अगर हम जल डालते हैं तो उससे पर्याप्त ऊष्मा निकलती है और ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो उबल रहा है और उसको छूने से वहाँ पे बहुत गर्मी आपको महसूस होगी, ऊष्मा काफ़ी रिलीज होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसा कई सारे रिएक्शन में आप देखेंगे कि जहाँ ऊष्मा मुक्त होती है। इसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि मोमबत्ती को जलाने पे मोम का कुछ भाग गलकर पिघलकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। यानी मोमबत्ती के जलने पे ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे कुछ विशेषताएं जो रासायनिक अभिक्रिया के थे। रासायनिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के रूप में उसको निरूपित किया जाता है। यानी जो अभिकारक होते हैं या जो उत्पाद बनते हैं उसको हम लोग या तो उसके संकेत के रूप में लिखते हैं या फिर उसके सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। बोर्ड पे आप लोग देखें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं और वहां पे संकेत और सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन के संकेत H के रूप में लिखते हैं, क्लोरीन को Cl के रूप में लिखे हैं और HCl जो है इसको हम लोग इसके सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो यानी कि रासायनिक समीकरण में हम लोग हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl को संकेत और सूत्र के रूप में लिखे हैं। तो रासायनिक समीकरण में हम लोग संकेत और सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसके क्या नियम है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम देखेंगे कि क्या क्या समीकरण को लिखने के नियम है। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें। पहला है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे हमने एक लिख रखा है रासायनिक समीकरण, यहाँ पे है। तो आप देखें कि ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इस रिएक्शन में अभिकारक हैं।
तो इसको अभिकारक को हम लोग लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर लिखते हैं। आप देख रहे हैं ये एरो है, इसके बाईं ओर है ये, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एक से अधिक अभिकारकों या उत्पादों के होने पर उनके बीच धन चिन्ह यानी प्लस का सिंबल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें आप कि दो अभिकारक हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है और रिजल्ट भी जो है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, तो दोनों के बीच में भी प्लस का सिंबल है। यानी कि अगर एक से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद हो तो उनके बीच में प्लस का सिंबल दिया जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफलों या उत्पादों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में रासायनिक समीकरण के दाहिनी ओर लिखा जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग दाहिनी ओर लिखते हैं, बाईं ओर अभिकारक को जो रिएक्शन में भाग लेते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग दाहिनी ओर लिखते हैं। और दोनों के बीच में अगर एक से अधिक है तो प्लस का सिंबल दिया जाता है। इसके बाद है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो पूरा रिएक्शन हो रहा है तो जो अभिकारक हैं और जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, उनके बीच हम लोग तीर का एक निशान देते हैं। तो ये है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ बातें जान लें हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ का न जन्म होगा न विनाश होगा, नया पदार्थ कुछ आएगा नहीं। यानी कि रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। यानी इस साइड अगर जितना है उतना ही इस साइड भी होना चाहिए। तो सब आप देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पे कुछ समीकरण हमने लिख रखा है। अब ये देखें कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये मिलके जल बनाता है। अब इसमें देखें कि दोनों साइड जो तत्व हैं उनकी संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये गड़बड़ है, ये संतुलित नहीं है। अब इसको हम लोगों को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं, ये 2 लगा दिए। अब क्या हो गया कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 2 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2, और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। इसी प्रकार अब दूसरा देखते हैं हम लोग रिएक्शन। यहाँ सोडियम है और क्लोरीन है और ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है। यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है। तो अब इसको 2 करने के लिए हम लोग यहाँ 2 करेंगे। अब क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी यहाँ 2 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं। अब ये हो गया संख्या, ठीक हो गया। अब तीसरा में देखते हैं, यहाँ मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये 3 तत्व है इधर, यहाँ भी। अब मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, गड़बड़ है। यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ क्लोरीन 2 है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये 2 करते हैं। तो अब हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। अब फिर से एक बार चेक कर लें, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब ये संतुलित हो गया। अब यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग कि यहाँ आयरन है 1, यहाँ आयरन 3। अब देखते हैं हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। यहाँ बड़ा गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ठीक है। तो हम लोग इस ऑक्सीजन को 4 करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, 4 लगा के देखते हैं, ये 4 हुआ। अब यहाँ 4 लगाए तो ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन हो गया
8, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे हम करते हैं हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन 8 हो गया। अब यहाँ आयरन 3 है, यहाँ आयरन 1 है, तो अब यहाँ पे इसको 3 करते हैं। अब देखते हैं आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, तो ये संतुलित हुआ। तो बड़ा ध्यान से देखना होगा हम लोगों को कि जितनी संख्या तत्वों की इधर है उतनी ही इधर भी होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं।